हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अविनाश कुमार अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एनसीएफ और आरटी कंप्लीट हो चुका है। एनईपी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो एनईपी में हमने क्या पढ़ा कि एनईपी कब आया, किसके अध्यक्षता में आया। एनईपी में 10+2 पहले था, तो 10+2 को हटा के 5+3+3+4 में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे शुरू में हमारा जो 5 है, 5 में हम क्या पढ़ाते हैं, आंगनबाड़ी आता है। इसमें बच्चे को शिक्षा के लिए एक नींव रखी जाती है। इसमें गतिविधि के आधार पर सिखाया जाता है, जिसमें 3 साल बालक जो है कि आंगनबाड़ी में गुजारेगा। 3 साल आंगनबाड़ी में, फिर उसके बाद कक्षा 1 और 2 में जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा 3, 4, 5, जो +3 था, 3, 4, 5। इसमें क्या है, पर्यावरण के आधार पर सिखाना है। आपको पहले ही पता है कि एनसीएफ में पर्यावरण के आधार पे चल रहा है। इसके पहले जो चलता था हमारा सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी, अब पर्यावरण की अवधारणा चल रही है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो 3, 4, 5 में जो भी कला, विज्ञान, साइंस जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको पर्यावरण के आधार पे जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद जो +3 हमारा आता था, उसके बाद 6, 7, 8, 6, 7, 8 में हमारा क्या है कि निश्चित पाठ्य पुस्तक होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज उसी में देना है। कंप्यूटर के लिए अलग, मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ जो निश्चित पाठ्यक्रम होगा उसके साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा 3, 6, 7, 8 में। और इसके आगे हमने पढ़ा था क्या कि 9, 10, 11, 12, जो 9, 10, 11, 12 जो +4 था, इसमें जो है कि हमारा अब पहले एग्ज़ाम चलता था हाफ ईयरली और एनुअल जो चलता था, हाफ ईयरली चलता था और आपका एनुअल चलता था। इसमें छमाही और सालाना, अब उसे हटाकर सेमेस्टर वाइज अब एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई एग्ज़ाम में अगर जैसे लगता है कि अगर कोई पास नहीं हो पा रहा है, फेल होने की स्थिति में है, तो वहाँ पे CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एक लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को आपका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा उसमें जोड़ के आपको पास कर दिया जाएगा। और हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन जो भी अगर आकलन आप कर रहे हैं तो बच्चे के समग्र को देखते हुए, समग्र मतलब वो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन आपको करना है। बालक मूल्यांकन स्वयं खुद करेगा और उसके जो सहपाठी हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे और अध्यापक, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। यही जो सबके आधार पे जो हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, ये 360 डिग्री, ये इसका लिखा गया है कि 360 डिग्री के हिसाब से आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। और रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा उसमें बच्चा खुद से आकलन करेगा, अध्यापक उसका आकलन करेगा और उसके जो सहपाठी होंगे उसके आकलन करेंगे। और आकलन किस आधार पर होगा, उसके गतिविधियों के आधार पर और जो घर परिवार परिवेश, जो उसके समाज और जो उसके घर परिवार परिवेश समाज, जो उसके विद्यालय में जो उसके सहपाठी और अध्यापक उनके प्रति उसका क्या व्यवहार है और उसने अब तक क्या सीखा है और क्या बाकी है। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन करने का मेरा मेन उद्देश्य होता है कि बालक ने कितना सीखा और कितना अभी सीखना बाकी है, ठीक है। और मूल्यांकन हमारा सतत होना चाहिए। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू। साप्ताहिक टेस्ट या मंथली टेस्ट आपको लेना है, जिससे कि बालक की समस्या के बारे में आपको पता चल पाए, आप उसके कारण का पता लगाएं, जो चीज़ें वो नहीं सीख पाया है और उसका निदान आप तुरंत उसका करेंगे, ठीक है। क्लास में खड़ा करके कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं तब उसका मूल्यांकन करने के कर लें, कुछ पूछ लें, क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछ लें। तो ऐसे बालक का क्रमिक मूल्यांकन तैयार करना है। और एक क्रमिक विवरण जो तैयार होता है उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। एनसीएफ में हमने पढ़ा था। यहाँ तक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं कि एनईपी में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें है कि जो उच्च शिक्षा संस्थानों में, अच्छा हमने आपको बैचलर के बारे में बताया था कि जो उच्च जो विद्यालय स्तर पर क्या है, अगर 1 साल कोई कोर्स करता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स का नाम दिया जाएगा, 2 साल करता है तो डिप्लोमा कोर्स, 3 साल करता है तो डिग्री और 4 साल करता है तो आपको क्या कहें, रिसर्चर प्लस डिग्री दी जाएगी 4 साल कोर्स में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर आप मान लीजिए अगर किसी कारणवश अगर 1 साल करके दूसरी साल अगर आप छोड़ दिए हैं तो आप फिर से 1 साल 2 साल बाद आप चाहें तो वहीं से कंटिन्यू आप अपने पढ़ाई को कर सकते हैं इस एनईपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई। और पहले क्या है कि आपको इसमें अपने भाषा में लिखने की आज़ादी है कि अगर मान लीजिए आप इंग्लिश क्वेश्चन है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसी आज़ादी इसमें दी गई है।
और बालक को जो भी आप सिखाएंगे पढ़ाएंगे उसके मातृभाषा, उसके स्थानीय भाषा, उसके जो घर परिवार की भाषा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है प्राथमिक स्तर पे 1 से 5 तक। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आइए आगे देखते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में मानविकी, कला, संस्कृति, शिक्षा पर जोर दिया जाए। मानविकी मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे, जो भी उसका सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी, गणित, इतिहास, भूगोल, कुछ भी हो, आपको जो है कला के माध्यम से और आपको उसके साथ साथ कला व संस्कृत पे भी जोर देना है। संस्कृत मतलब जितने भी चीज़ों का निर्माण हुआ है पहले संस्कृत के माध्यम से हुआ है। पहले संस्कृत ही हमारी भाषा थी, संस्कृत के हिसाब से फिर हमारा हिंदी आया, धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कला पे और संस्कृत पे भी आपको जोर देना है, जो उसकी मानविकी विषय है, जो उसका मानक विषय है, चाहे जो भी हो, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस, कुछ भी हो, उसके साथ साथ आपको कला और संस्कृत पे भी क्या करना है, विशेष जोर देना है। आगे आइए, स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस से ज़्यादा अब नहीं वसूल पाएंगे। तो ये कह रहा है कि एक निर्धारित फीस, एनईपी के अकॉर्डिंग एक निर्धारित फीस की जाएगी, उसी फीस के आधार पे क्या करना है, आपको कॉलेज और स्कूल में लेना है। आप कॉलेज और स्कूल में जो फीस आज की डेट में क्या है कि सीबीएसई बोर्ड वाले अपने मनमानी फीस लिए जा रहे हैं, यूपी बोर्ड में फीस कम है, तो आप जो फीस सरकार द्वारा जो भी फीस निर्धारित होगी, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड स्कूल हो चाहे यूपी बोर्ड हो, उस फीस के आधार पर ही सबको फीस लेना है। अपने से मनमानी कोई फीस वसूली नहीं कर सकता, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो विद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय, कॉलेज, कुछ भी हो, वो जो सरकार द्वारा निर्धारित फीस की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस लेनी है। उससे अधिक फीस लेते हैं तो आपके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला क्या कह रहा है कि जो हमारा पहला स्टेज था, ठीक है, जो हमारा पहला स्टेज था जिसमें आंगनबाड़ी 3 साल के लिए था, तो कह रहा है कि ECCE प्रणाली लागू की जाएगी। ECC का सेंस क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसमें क्या है कि जो 3 साल की जो पढ़ाई होगी, जो 1 से 5 तक, जो पहला 5 था, 3 तक पढ़ाई थी, उसमें 1 और 2 भी समाहित था। तो जो 3 तक आंगनबाड़ी था, कक्षा 1 कक्षा 2 जो पहला था, तो पहला में क्या है कि उसी को ECC प्रणाली लागू की जाएगी, जिसका नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है। इसमें बच्चों के बचपन में अच्छी देखभाल हो, अच्छी तरह से उसका देखभाल हो, इसके लिए एक विशेष अध्यापक तैयार किए जाएंगे। तो कह रहा है बच्चे के बचपना में बच्चे का देखभाल उचित ढंग से हो, ऐसे अध्यापक हों। अब आंगनबाड़ी में जो भी अध्यापक, जो पहले के आंगनबाड़ी में जो भी अध्यापक थे, जो पुराने हैं, जैसे मान लीजिए 10 या जो 12 पास हैं, उनको जो पहले से काम करते आ रहे हैं उनको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे उसकी देखभाल करना है, कैसे उसकी सुरक्षा करनी है, कैसे उसको उसके जीवन के लिए तैयार करना है, उसकी शिक्षा कैसे नींव रखनी है, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा ECCE में। ठीक है, इसमें जो पहले से काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी में उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो नए जो तैयार होंगे, जो नए अब लाए जाएंगे, उसमें क्या उनको 1 साल का देना पड़ेगा। 1 साल को एजुकेशन, 1 साल की तैयारी उनकी रहेगी, 1 साल उनको दिया जाएगा ट्रेनिंग, जिससे वो क्या है बच्चे को बेहतर से समझा सकें। तो ECCE क्या है, आंगनबाड़ी के लिए 1 से 5 तक जो पहली जो स्टेज है 1 से 5 साल की, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी, 2 क्लास है, 1 और कक्षा 2 के लिए। इसमें अगर जो पहले से कार्यरत है आंगनबाड़ी में उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो नए आएंगे उनको साल भर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर 12 पास है तो 6 महीने की, अगर 12 से कम पास हैं, 12 से कम पढ़े लिखे हैं, 8, 7, 6, 5 कुछ भी अगर पढ़े लिखे हैं, जो पहले की नियुक्ति जो 8, 10 पास हैं, उनके लिए 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी ECCE के अकॉर्डिंग। अब आगे क्या कह रहा है कि सभी को सामान्य साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना 2025 तक का लक्ष्य है। मतलब जो भी हमारे समाज में जो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, या जो नहीं पढ़े लिखे हैं, या जो पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं, या पढ़ना नहीं चाहते या नहीं पढ़ रहे हैं, 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी क्या हो, कम से कम कुछ न कुछ पढ़े लिखे हों। ये 2025 तक का लक्ष्य है, जिसमें सभी को समान साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाए। कुछ उन्हें क्या है, पढ़ाई लिखाई से सबको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा 2025 तक। अगला क्या हमारा है, अगला कह रहा है कि सामान्य कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात, जो नॉर्मल कक्षा होगी, जो सामान्य कक्षा होगी, उसमें क्या होगा
30 बच्चों पे एक अध्यापक होंगे। हमने आरटी में पढ़ा था 30 पे एक, 40 पे एक था, 35 पे एक था और 30 पे एक था। जो 30 पे एक था वो हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय पर था। जो 30 से जो हमारा अगर 100 प्लस होते हैं, 150 प्लस थे तब हमारा 30 का एक था, अगर 200 प्लस तो 40 का एक, ऐसे रेशियो था हमारा, 35 का एक और 40 का एक। ठीक, आरटी में। अब क्या रहा है, अगर सामान्य कक्षा है तो वहाँ 30 पे एक अध्यापक होंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग रहते हों, ठीक है, जहाँ पे सामाजिक व आर्थिक पिछड़े क्षेत्र में, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में 25 संबंधी एक का होना चाहिए, 25 बच्चे पे एक। और सामान्य क्षेत्र में आपको 30 बच्चे पे एक अध्यापक और पिछड़े में 25 बच्चे पे एक अध्यापक होने चाहिए। अब क्या कह रहा है आगे कि डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पर जोर दिया जाएगा। हर जगह डिजिटल बोर्ड, जितनी स्कूल हैं डिजिटल बोर्ड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे स्कूलों में। वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी होगी जहाँ पे किताबें और पढ़ने की उचित व्यवस्था होगी। अब इन चीज़ों पर क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। अगला कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की समस्या का निदान और छात्रों का कक्षा से पलायन दूर करना होगा। इसका सेंस ये है कि मान लीजिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, उसको कला से और गतिविधियों से और जो रोजगार है उनसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, गुणवत्ता, छात्रों की समस्या का निदान मतलब जो छात्रों का कक्षा से पलायन, जो छात्र स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं उनको क्या है, उनको रोकने पे जोर दिया जाएगा। अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, अगर शिक्षा के व्यवस्था को चेंज किया जाए, अगर पढ़ाने के तौर तरीके को चेंज किया जाए और उसके गतिविधि और उसके घर परिवार और उसके इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाया जाएगा, तब क्या है, बच्चों का पलायन कम होगा। अगर बच्चे के इन्वायरमेंट से, उसके पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या स्कूल छोड़ के भागेंगे। आपको बस्ते का वजन कम करना है, किताबें कम करनी है, पाठ्यक्रम कम करना है, ठीक है, जिससे बालक आपके स्कूल में टिके। अगर ज़्यादा पाठ्यक्रम होगा, ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें होंगी, अगर उसके खुली आज़ादी नहीं होगी, अगर उसके बात को सुना ना जाए, उसके इन्वायरमेंट जोड़ के नहीं पढ़ाया जाए, तो ऐसे विद्यालय में बच्चे आने से क्या करेंगे, डरेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा काम करना जिससे बच्चे का पलायन कम हो, बच्चे कम से कम विद्यालय छोड़ के जाए। शिक्षा 4 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। शिक्षा क्या होगी, 4 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ाने पे क्या है, 4 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। पहला कह रहा है समग्र, बालक के समग्र, और दूसरा कह रहा है एकीकृत, तीसरा कह रहा है रुचिपूर्ण, चौथा कह रहा है क्रियाशील। समग्र, बालक के समग्र पक्ष पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उसके व्यवसायिक, उसके सामाजिक, उसके शारीरिक, उसके हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षा देनी है, जो उसे अपने दैनिक जीवन में यूज कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए। एकीकृत, एक जो भी पुस्तकें उसकी हैं, जो भी उसकी पाठ्य पुस्तकें हैं, उसे कला से क्या है और गतिविधि के आधार पर उसको जोड़ के पढ़ाना है, जिससे उसके अंदर एक रुचि आए। ठीक है, तो रुचिपूर्ण, अगर उसको रुचिपूर्ण नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे ही बालक विद्यालय से भाग जाएंगे। क्रियाशील, जो भी पढ़ाएंगे गतिविधियों के आधार पर, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक पढ़ाएंगे, जो उस अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकें। ठीक है, प्रयोगात्मक रूप से आपको पढ़ाना है। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम करना। हमने अभी बताया कि बालक के अंदर अगर सोच रहे हैं कि कुछ सृजनशील बालक हो, कोई अमूर्त चिंतन वाला हो, नई चीज़ों का निर्माण करने की जिसके अंदर क्षमता हो, वो कहाँ से आएगी, जब उसकी पाठ्य पुस्तकें कम होगी या पाठ्यक्रम का भार कम होगा। अगर कम चीज़ें, अगर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर नया चीज़ सीखने समझने की एक नई खोज के लिए एक नई दृष्टिकोण उसके अंदर जागृत हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आलोचनात्मक सोच सही गलत के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसके उद्देश्य है हमारे लाइफ में, क्या इसका आगे देखिए। शिक्षा 4 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। शिक्षा क्या होगी, 4 बिंदुओं पर केंद्रित होगी, जिसमें पहला है समग्रता, उसके सारे पक्षों को देखना है। दूसरा क्या है, एकीकृत, तीसरा है रुचिपूर्ण, चौथा क्रियाशील, और अगला है क्रियाशील मतलब गतिविधि आधारित। ठीक है, अगला क्या है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम करना है। पाठ्यक्रम के भार को कम करेंगे, ठीक है, जिससे उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगी। ये कह रहा है त्रिभाषा का ज्ञान।
त्रिभाषा पे जोर। त्रिभाषा का मतलब क्या होता है? त्रिभाषा का मतलब क्या होता है ये ध्यान। त्रिभाषा का मतलब होता है जो उसकी स्थानिक भाषा होगी, एक स्कूल की भाषा और एक अंग्रेजी है या कोई विदेशी भाषा। त्रिभाषा पे जोर देना, ठीक है। और जब आप ऊपरी कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे विदेशी भाषा भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। एक तो आपकी भाषा होगी, एक हिंदी हो गई प्राइमरी स्तर पे, मतलब जो छोटे बच्चों के लिए, एक उसकी मातृभाषा जिसको स्थानीय भाषा कहते हैं या मातृभाषा कहते हैं, या तो उसके बोलचाल की भाषा कहते हैं। एक वो हो जाएगी, एक हिंदी हो जाएगी, और एक जो संस्कृत पे जोर देना हो तो अलग है, और अंग्रेजी पे, ठीक है। और अंग्रेजी के साथ साथ अब ऊपरी कक्षा में जाते हैं तो आपको विदेशी भाषा भी सीखने के लिए मिलेगी। अगला कह रहा है NEP 2020 के अध्ययन की मंजूरी NCERT को दी। आकलन के लिए 2 प्रकार का सर्वे होगा। आकलन के लिए जो भी आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे बच्चे के लिए वो 2 प्रकार से होगा। एक होगा नेशनल स्टेट लेवल पे होगा और एक नेशनल लेवल पे होगा। जो स्टेट लेवल पे होगा स्टेट अचीवमेंट सर्वे और नेशनल अचीवमेंट सर्वे, 2 तरीके से होगा। इसमें क्या है कि कह रहा है SCERT एंड SCERT, NCERT एंड SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों द्वारा और केंद्र शासित प्रदेश, जो हमने बताया इंटरनेशनल और स्टेट लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लिंक, नेशनल लेवल केंद्र शासित और राज्य केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है, द्वारा सभी विद्यार्थियों के बेस असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाला और अभिभावकों को दिए जाने वाला रिपोर्ट कार्ड को पूरी तरह से एक नया रूप दिया जाएगा। जो भी रिजल्ट अभिभावक को दिया जाएगा उसको एक नए तरीके से तैयार किया जाएगा, और वो रिपोर्ट जो है कि राज्य के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी क्या है उसे बनाया जाएगा। तो केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा NCERT के मार्गदर्शन में बनाया जाएगा जो रिपोर्ट कार्ड उसके अभिभावक को देना है बच्चे के। जो भी कार्ड दिया जाएगा बहुआयामी होगा। जो भी कार्ड उसका तैयार करेंगे बालक का, जो भी मूल्यांकन करने के बाद जो भी आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे वो क्या होगा? बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक, क्या वो सीखा, क्या उसके पास नॉलेज है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष तीनों को ध्यान में रखते हुए उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है। पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। एक बार फिर देखिए, जो भी कार्ड दिया जाएगा बहुआयामी होगा, अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक पक्ष का बारीकी से विश्लेषण का विवरण की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। क्या उसका व्यवहार है, क्या उसने सीखा है, ठीक है, उसका एक क्रमिक विवरण तैयार करना, जैसे पोर्टफोलियो का होता है वैसे तैयार किया जाएगा। एक राज्य के द्वारा किया जाएगा, एक केंद्र के द्वारा किया जाएगा। जो भी रिपोर्ट कार्ड उसके अभिभावक को देना है बच्चे के लिए उसके मूल्यांकन के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर सेशन समझ में, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी और अच्छे बेहतर कॉन्सेप्ट को लेते हुए और महत्वपूर्ण बिंदु को लेके आ सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।